हम जब इसको अपलोड करेंगे उसमें कोई शॉट निकाल लेंगे अफगानिस्तान की उस पर। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो फिटा लग रहा है अफगानिस्तान में? देखिए, फिलहाल तो जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया और ये सब, तो इनके ऊपर मैं नहीं जाता। आई डोंट गो बाय दैट। 20 से ऊपर अफगान तालिबान की जो बॉर्डर की चौकियां थी, उनके ऊपर सब जलाली परचम लहरा रहा है, ये सैटेलाइट फोटोज कहती हैं। माशा। अच्छा, इसके अंदर मार तो उन्होंने ठीक ठाक खाई है। पाकिस्तान की फौज ने, इन्फेंट्री ने, आर्टलरी ने और एयरफोर्स ने, तीनों ने अपना पूरा पूरा हिस्सा डाला है। समंदर माशा। नहीं लगता, वरना नेवी को भी मौका मिल जाता, मगर नहीं लगा नेवी ने उन्हें। इंडिया को चेक में रखा हुआ है ना। हाँ, हाँ। तो उन्होंने अपना पूरा पूरा हिस्सा डाला है इसके अंदर। एंड अब मजीद कार्रवाइयाँ होंगी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मजीद डीपर इनसाइड अफगानिस्तान कार्रवाइयाँ करनी शुरू की जाएंगी। जो ये दाइश खुरासान है, इसके अगेंस्ट दाइश पाकिस्तान एक तंजीम है जिसका मीडिया पर नाम नहीं लिया जाता पाकिस्तान के अंदर, मगर ये एग्जिस्ट करती है, इनके अगेंस्ट। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरा ख्याल है कि 28, ये जब यूएनओ का इजलास हो रहा था, इसके 2 दिन के बाद न्यूयॉर्क से एक बयानिया निकलता है, जिसके अंदर 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा एक साथ बैठते हैं, जिसके अंदर अलेक्जेंडर लकाशंकोव साहब हैं, रशिया के वज़ीर ख़ारजा, फिर चाइना के वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। ये 4 वज़राए ख़ारजा बैठे थे और वहाँ से एक मुश्तरका बयानिया निकला था इन 4 मुल्कों का, जिसके अंदर 15 नुकाती एजेंडा एक दिया गया था, जो बड़ा क्लियर था इस मामले के अंदर कि अफगानिस्तान के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई किसी और मुल्क की फौज आके नहीं बैठेगी। इसकी चाइना और रशिया दोनों ने बहुत शदीद मुखालफत की थी कि वहाँ कोई और किसी और मुल्क की, तीसरे मुल्क की फौज आके बैठ जाए। तो वो जो कुछ लोगों को अभी रिसेंटली शौक चढ़ा था कि हम टीटीपी को हथियार देंगे, बगराम बेस पे हमारी एयरफोर्स जाएगी, आप समझ गए होंगे मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ। वो उनको जो एक बुखार सा चढ़ा था, उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे मुल्क में दौरा करने आ जाओ, हम एम्बेसी खोल देते हैं। तो उनके तो सारे ख्वाब उससे पहले ही चकनाचूर हो चुके थे। उसके बाद एक और चीज़ आई थी दानिश भाई, ये जो 4 मुल्कों का मुश्तरका बयानिया आया था, इसके बाद एक चीज़ और हुई थी जिसे हम कहते हैं मॉस्को फॉर्मेट। जो मॉस्को के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसके अंदर मुल्ला मुत्तकी को इनवाइट किया गया था। अमीर मुत्तकी वहां मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में वो 15 नुकाती एजेंडा जो था वो उसके ऊपर बात की गई थी और अमीर मुत्तकी ने इसके ऊपर आमादगी जाहिर की थी। और उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने आमादगी जाहिर की थी, वो ये उन्होंने ये की थी कि जी, अफगानिस्तान की ज़मीन किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और मगर फतवा भी फिर उसके बाद उसमें तो एक फतवा भी लिया उन्होंने अपने किसी बड़े मौलवी साहब से कि कोई कि पाकिस्तान पे अटैक नहीं होगा और ये नहीं होगा। उसके बाद उस फतवे को पता नहीं क्या हुआ उस हाँ, फतवे मगर उसके बाद पाकिस्तान के एक पड़ोसी को बुखार चढ़ा के जी हम जो है वो पाकिस्तान को 2 तरफ से एंगेज करेंगे, पाकिस्तान को हम टाइट करेंगे। तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि उनको दौरे के ऊपर बुलाया गया। और इत्तलात तो मेरे पास यहाँ तक हैं कि ये वही पड़ोसी तो नहीं है जिसके पासपोर्ट पे खालिद मकबूल अमेरिका वाला था? हाँ हाँ, ये वही पड़ोसी है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तुम्हारे 7 जहाज गिरे थे और वो जवाब नहीं देते आगे से। और इसका वही पड़ोसी है जिसका पीएम जो है वो हर किसी को ट्वीट में फ्रेंड कहता है अपना। हाँ, अच्छा। तो इन पड़ोसियों की एक एजेंसी को जो है वो बुखार चढ़ा था कि जी हम टीटीपी को मजीद मॉडर्न हथियार देंगे, इन्हें एंटी टैंक और एंटी हेलीकॉप्टर मिसाइल से हम लेस करेंगे। तो पता नहीं, मेरा ख्याल नहीं, मुझे नहीं पता कि पड़ोसियों के मुल्क में, पाकिस्तान के किसी पड़ोस के मुल्क में जेवलिन जो है वो बनने शुरू हो गए। मुझे नहीं पता था इस बात का, मगर बहरहाल उनको बुखार चढ़ा था कि हम ये हथियार देंगे आगे अबे वो और सोचा पाकिस्तान चला की भी फौज को हम पाएंगे, अंगेज करवाएंगे वहां से। तालिबान चला भी पाएंगे। इसको दे तो देंगे। चला कौन, तो चलाएगा कौन?
उसके बाद जो है वो मुल्ला मुत्तकी साहब का दौरा हुआ और फिर वहां से मुझे असल में तारीख जो है ना वो बड़ी जालिम चीज होती है। तो मैं हंस भी रहा था सुबह जब मैं ये सारी रिपोर्ट्स फॉलो कर रहा था, जिस वक्त मैं इनको बैठ के पढ़ रहा था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि मुझे तारीख की एक जंग याद आई कि एक सुपर पावर ने एक मुल्क को कहा कि तुम अपने बराबर वाले पड़ोसी सुपर पावर के ऊपर चढ़ जाओ, तुम जंग कर दो। वो ये बिल्कुल वही वाला हाल था कि वो एक दफा आपको याद हो ना पाकिस्तान की सियासी तारीख में, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, वो गुजरांवाले पहुंचे पीछे कोई नहीं था। रिमेंबर दैट ना? तो एग्जैक्टली ऐसे ही एक मुल्क के साथ हुआ कि एक सुपर पावर ने उसको कहा कि तुम एक काम करो, ये तुम्हारा जो पड़ोसी सुपर पावर है इसके ऊपर चढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो रात के 12 बजे तेल पानी लेके चढ़ गए और जब वो चढ़े तो जंग शुरू हो गई। जब फायर खुला तो अगले दिन सुबह वो जो दूसरा सुपर पावर था उसके प्रीमियर ने एक बयान दिया। यार हम ऑफलाइन हो गए ना एंडी भाई? नहीं नहीं, अभी हम ऑनलाइन है, हम बात कर रहे हैं, इस वक्त लाइव है। ओके ओके जी। तो वो जो दूसरा सुपर पावर था जिसके ऊपर फायर खोला गया था रात के 12 बजे, उनका जो प्रेसिडेंट था उसने एक बयान दिया। उसने कहा कि जिस दिन तुम्हारी आबादी के बराबर मेरी फौज मर जाएगी मैं समझूंगा जंग अब शुरू हुई है। बोलो शाबाश। और उसके बाद सीज फायर हो गया था। ओहो, उसके बाद सीज फायर हो गया था। तो सही दानिश है। भाई यहां भी कुछ ऐसा ही केस हुआ है। यहां भी कुछ ऐसा ही केस हुआ है कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को चढ़ा दिया कि तुम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और वहां से फायर खुल गया रात के 12 बजे। और फिर जब जवाबी कार्रवाई हुई तो मेरी इत्तलात इस वक्त ये है कि 23 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। और दूसरी तरफ ये जो फायर खोला गया था इसके अंदर अफगानिस्तान के नॉन स्टेट एलिमेंट्स भी शामिल थे जिनको पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए ये फायर खोला गया था। और नतीजा ये निकला है कि 200 से जायद तालिबान सिक्योरिटी फोर्स के लोग मारे गए। 200 से जायद। ठीक है। और इसमें बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो उनके इस 200 के नंबर के अंदर शामिल हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मारे गए हैं। तो बात ये कि आई थिंक इस वक्त जो BLA और BRA है, वो लोग भी तो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, वो भी परेशान होंगे। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो होस्टाइल एजेंसी के एसेट्स हैं उनको भी परेशान होना चाहिए इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर? मतलब क्या, अगर मिसाल लें कि मुझे पता है कि होस्टाइल एजेंसी का ऑफिस है काबुल में, तो क्या आपको लगता है कि हम उस पर कुछ मार सकते हैं? लेकिन दानिश भाई पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर चुका दुनिया को। एंड आई एम सॉरी टू से दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल who might not agree with me, पाकिस्तान अपनी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ और अपनी मिलिट्री की डिसिप्लिन को पूरी दुनिया के आगे प्रूव कर चुका है। बेशक। उस 4 रोज़ा जंग के बाद जो एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की और उन्होंने ये समझा कि वो कोई बहुत बड़ी ताकत है और वो ये कर लेंगे, उसके बाद उनकी मिलिट्री प्रोफाइल और पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल इंटरनेशनल अरीना के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, जो 3 सुपर पावरों को एक टेबल के ऊपर बैठा के डील कर रहा है, और आप कहाँ खड़े हैं जहां आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ है और आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है। सऊदी अरब आपके ऊपर सैंक्शन लगा चुका है, सऊदी से आप तेल नहीं खरीद सकते। चाइना आपको अपने मुल्क में बुला के बिठा के वो ये कहता है कि हमारे आपके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ ट्रेड नहीं हो सकता और पाकिस्तान की कॉस्ट पे आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो आपके ताल्लुकात सब जगह खराब हैं और उनका मिलिट्री प्रोफाइल कहाँ चला गया है। आज उनकी मिलिट्री का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और आपको कोई पूछ भी नहीं रहा। तो मैं तो आज भी कहता हूँ कि जिसका मर्जी दिल करे गूगल के ऊपर जाके CHUTIYA चूतिया जर्नलिस्ट सर्च कर ले और सबसे पहला नाम किसका निकल के आता है वो भी देख ले। मोहित पीरज़ादा? नहीं। इमरान रियाज खान? नहीं। साबिर शाकिर? नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी है ही नहीं ये बंदा। ये वो बंदा है जिसने लाहौर के ऊपर कब्जा करवा दिया था, कराची के अंदर
गोबर इंडियन गोबर नेवी को एरिया, चाय पिला दी थी। गोबर एरिया की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अर्नाब गोस्वामी। अरे तो अगर आपके जर्नलिज्म का ये हाल है तो मतलब आपकी मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर तो दुनिया में कोई बिलीव नहीं करता होगा, हाँ। क्योंकि अच्छा, आपके पास न्यूज मीडिया नहीं है, आपके पास व्यूज मीडिया है। वो तो देखें जी, बात पता है क्या है, मोदी धमकी दे रहा था बड़े दिनों से उसको, उसकी आर्मी बहुत डिसहार्टेंड है इस टाइम पे, डीमोटिवेटेड है। हम बड़े दिनों से सुन रहे थे कि वो कोई पाकिस्तान के हिस्से पे अटैक करके कब्जा कर लेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, और ये वो जैसे सर क्रीक का सुनने में आ रहा था। मगर आज लगता है उन्होंने सोचा कि यार ये तो तपड़ा है नहीं, उन्होंने कहा चलो अफगानिस्तान से करवाते हैं, उनका फिटा लग गया है। मैं कहता हूँ अच्छा ही हुआ है फिटा लग गया है। आपको, मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को एक बफर जोन क्रिएट कर लेना चाहिए, और ये जो 27 से 28 चौकियां जो कब्जा की हैं उनको विकेट नहीं करना चाहिए, कोई भी दानिश भाई, मेरी सुबह जो गुफ्तगू हुई है जी, मेरी मिलिट्री सोर्सेस से, वहां से जवाब मुझे ये सुनने को मिला है कि हम वापस करने के मूड में नहीं है। होना जो भी नहीं इलाका चाहिए। हमने ले लिया है हम वापस करने के मूड में बस नहीं अब है। वो हमारा है, बस हो गई साड़ी है, साड़ी चीज। तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान वापस पीछे हटेगा, मगर डिसीजन ये है कि अब डीप इनसाइड जाके जितने ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स, पाकिस्तान के एंटी स्टेट एलिमेंट्स अफगानिस्तान में पना लेते हैं और वो डिफरेंट इलाकों के अंदर छुपते हैं, सब जगह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और ये जितने एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं इनको अफगानिस्तान में भी मारा जाएगा। और दूसरी तरफ से ईरान ने भी हामी भर ली है कि वो जो एंटी स्टेट एलिमेंट ईरान के अंदर जाके छुपते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार ईरान है। ने सुना आपका बॉर्डर बंद कर दिया ऑलरेडी, आर्मी लगा दी उन्होंने, बंद कर, जी, सील कर दिया बॉर्डर अपने। तो वहां भी तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये ऊपर भाग सकते हैं, ताजिकिस्तान साइड पे भाग सकते हैं फिर। नहीं, वो तो अफगानिस्तान क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना। हाँ मतलब तो हिम्मत कर वो लें। जो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के दूसरी साइड के ऊपर, जिन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो अफगानियों को, हम्म। उनका एक एयर बेस है, फारखोर एयर बेस, ओ किर्गिस्तान में मेरा ख्याल है। जी जी जी, किर्गिस्तान में एयर बेस है उनका, जी। हाँ, तो वहां से वो क्यों नहीं आए अफगानिस्तान का दिफा करने के लिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। मैं अब तक इसको गेज नहीं कर पा रहा कि अफगानिस्तान को, मतलब हम टेक्नोलॉजी भी फराहम करेंगे, हम सफारत खाना भी खोलेंगे, हम आपको फौजी इमदाद भी देंगे, हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे, मगर हम आपके दिफा के लिए नहीं आएंगे, हम आपको जंग लड़ने के लिए कहेंगे। तो ये किस किस्म की दोस्ती है? दोस्ती नहीं है ना, हिम्मत चाहिए होती है ना अली भाई, ये सब काम करने के लिए तप्पड़ ही नहीं है करने, हार खानी है दोबारा के। तो उन्हें ये काम करना चाहिए था कि फारखोर से वो अपने जहाज उड़ाते, तो शायद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को फिर कुछ 4-5 जहाज गिराने के लिए मिल जाते, क्योंकि अब तो हमारा कौमी खेल बन गया ना राफेल गिराना। मसला ये है कि मुझे नहीं लगता कितनी हिम्मत है अब, बहुत मार पड़ी है यार। और अभी अब सुना है J-35 भी पहुंच गए, पता नहीं J-35 भी लॉन्च ना हो जाए इस जंग में। हम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, 40 हैं 35 हैं, वो कह रहा है आया ही नहीं है। तो ये अब ये ना वो हो ना कि पिछली दफा जैसे PL-15 निकल आया था, तो इस दफा कुछ और नया फॉर्मूला निकला है। इस दफा और भी कुछ निकला है, मतलब वो मुझे पता है कि वो क्या आया है और क्या पहुंचा है, वो आई हैव द रिपोर्ट्स ऑलरेडी, मगर मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। नहीं नहीं, वो ना बताए, कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज ना बताए। हाँ, वो और वो जैसे दुनिया कि को दिखा चुका है, चाइना जो उन्होंने भेजा है पाकिस्तान, वो दुनिया को दिखा चुके हैं कि हमारे पास ये भी है और हम। और इनका मसला ये है कि इनकी 2 बैटरीज जो ली थी हमने, जिसकी S-400 की, वो रिप्लेस भी नहीं हुई है। और इनका, आपको पता है एक बड़ी मजा, आप बता रहे थे शायद मुझे कि आप ही ने बताया, किसी और ने बताया कि ईरान को रशिया ने कहा है कि भाई हमारे पास तो S-400 इतने हैं नहीं, आप चाइना से HQ जो सिस्टम है उनका वो खरीद लें, HQ-9B। HQ-9B ले लें। आप आपने बताया जी था शायद मुझे, right? हाँ। जी। तो इसका तो रशिया के हालात भी खराब है, तो उसका मतलब है इस वक्त 2 ही S-4 लगे हुए हैं वहां पे इंडिया में। हालात खराब नहीं है, वो हालत जंग में है, और हालत जंग में वो कोई भी इन मुल्क सेंस वो अपना स्टैंड डिफेंस नहीं कर सिस्टम इस सकते। तरह से दे नहीं देता उठा के। दे नीड इट मोर देन एनीबॉडी एल्स फॉर हाँ, देयर जहरी नेशनल बात है। सिक्योरिटी। इनफैक्ट तो मुझे खबर ये मिली कि जो तुर्की के पास 4 सिस्टम पड़े हैं, वो कह रहा है वो वापस कर दो। तो तुर्की भी कह रहा नहीं यार, मुझे तो रखने हैं, आई वांट टू कीप इट फॉर द गुड सेक। तो खैर, थैंक यू सो मच। जबकि वो इतना कोई इफेक्टिव सिस्टम है नहीं। ये दानिश भाई, इस चीज को याद रखिए कि जितने ये एयर डिफेंस सिस्टम्स है ना, या S-400 हो या पेट्रियट बैटरीज हो या HQ-9B हो, दे हैव देयर लिमिटेशंस। अच्छा, मैं एक इंडियन एनालिस्ट हैं, परवेज साहनी, आप बड़ा फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन वो करते हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एनालिसिस बताई। आपस में, असल में इनके जर्नलिस्ट आपस में इनकी पोल पट्टी खोल रहे होते हैं। तो जब इनके इनके एयर वाइस मार्शल ने डिक्लेयर किया कि जी हमने पाकिस्तान के 10-12 ने लिस्ट दी है ना पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी रशियन एक्सपर्ट से बात की है,
और रशियन एक्सपर्ट ने मुझे बताया है कि S-400 के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके शट डाउन करते हुए। ठीक है, वो 36 टारगेट से टाइम लॉक ऑन कर सकता है, मगर वो जो क्लेम किया उसने कि वो एक बात तो बड़ी मजेदार से बात नहीं की। नहीं, वो एयरक्राफ्ट को एंगेज करने के केपेबल नहीं है वो सिस्टम। इट कैन नॉट एंगेज द एयरक्राफ्ट। मैंने आपको कहा ना इसीलिए कि ये सिस्टम्स बहुत कोई इफेक्टिव नहीं है जो इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो है वो जी अर्ली 80s या लेट 70s की टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक सिस्टम का नाम दे देता हूँ। अमेरिका यूज करता है थर्ड सिस्टम, जी जी थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। जी जी ये 1978 या 79 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दैट्स हाउ ओल्ड दिस इज। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त बात कर रहे हैं गोल्डन डोम बनाने की, जी जी तो वो पागल नहीं है। उस शख्स के दिमाग में कुछ ना कुछ है, उसे कोई ना कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग उसकी मिलिट्री की तरफ से मिली है जो वो ये बात कर रहा है कि हमें एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत है। और वो रीजन यही है कि ये सिस्टम आउटडेट हो चुके हैं। ये जितने फैड सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे आउटडेटेड हैं इस वक्त। और जो आपके पास नई मिसाइल टेक्नोलॉजी है विच इज यूजिंग हाइपरसोनिक्स, जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है, यूजलेस है उसके खिलाफ तो उसके खिलाफ यूजलेस है। और उसको रोकने के लिए you have to have a new fed system which can actually interact or which can catch them at that speed. और हाइपरसोनिक के अंदर अब एक और बला आ गई है जिसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक मल्टी एंट्री व्हीकल। जी जो मल्टीपल टारगेट्स लॉक कर सकती है एक टाइम। जी, तो वो जब मल्टी एंट्री व्हीकल के ऊपर बात आती है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल एक सर्टन हाइट के ऊपर जाता है, वहां से वो डिसेंड करना शुरू करता है और एक सर्टन एल्टीट्यूड पे पहुंच के वो अपने बाकी सारे वॉरहेड्स जो है वो उनको आजाद कर देता है उनके टारगेट्स की तरफ। जी जी तो मल्टीपल पेलोड जो है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, तो वो उन्हें एंगेज करने के लिए यू नीड अ बेटर सिस्टम एंड दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट गोल्डन डोम। बहरहाल खैर बात ये कि आखिरी पॉइंट ये जो मेरा उसमें रह गया उसका क्लोज करेंगे। तो उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो इनके एयर वाइस मार्शल ने भी अपनी लिस्ट दिखाई है कि हमने कुछ किया है जिसको वो वेरीफाई नहीं कर सकते माँ सिवाय एक क्लेम किया उनके। तो वो भी सारे वो एयरक्राफ्ट है जो ग्राउंड पे वो क्लेम कर रहे हैं हमने ग्राउंड पे जो किए अटैक उसमें गए। तो उनके अपने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आपने एयर टू एयर में क्या अचीव किया? नथिंग। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान में J-35 आ गए तो आई थिंक इफ आई एम इंडियन एयरफोर्स आई शुड बी रियली रियली वरीड। और अब तो हमारे पास राफेल के सिग्नेचर भी आ गए हैं, एयर सिग्नेचर। अब हमारे लिए उनको आइडेंटिफाई करना और भी आसान हो जाएगा अगली दफा जब वो टेक ऑफ करेंगे वहां से ना। नहीं तो राफेल के एयर सिग्नेचर तो आपके पास पहले से मौजूद थे। वो आपने जिस वक्त कतर में आप सर्व कर रहे थे तो वहां से आपने कुछ मैं बोलना ले नहीं आए चाह थे रहा ना आप साथ में, तो वो उसके बाद आपके पास वो मैं बोलना सिग्नेचर्स नहीं चाह मौजूद थे, जब भी तो आपने उनको स्क्रैम्बल कर दिया था। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो, आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है जो पाकिस्तान ने डेवलप किया है। पाकिस्तान ने डेवलप इसलिए किया सर क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सिस्टम्स हैं मोस्टली इंडिजीनियस हैं। JF-17 इंडिजीनियस है। आपके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, वो कहीं और से आप बाय रहा। नहीं उनके करते। पास भी तो है ना वो कौन सा एक जहाज है उनका तेजस जो 1982 से चल उड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके तो इंजन ही नहीं मिलते ना सर। मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपने एक इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप किया है तो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके लिए सारी चीज़ें एक दूसरे से बात करती हैं। वो सारी चीज़ें आपका JF-17 जिस वक्त हवा में उड़ता है तो वो अपने रडार के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा होता। वो जो AWACS इन द एयर होता है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो AWACS जो है वो आपकी सैटेलाइट के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। वो सैटेलाइट से डेटा AWACS में आता है, वो सैटेलाइट से डेटा जो AWACS में आता है वो आगे JF-17 को ट्रांसफ़र हो जाता है। और आगे जो आपके पास J-35 आने वाले हैं उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी आपको चाइना देगा कि आप उनको उसी सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकें उन AWACS के थ्रू। एंड देन गोइंग फर्दर आपके पास एक और जहाज आने वाला है, कान फाइटर। हाँ मगर वो तो टाइम है अभी उसमें। टर्किश मेड। इट्स कमिंग नेक्स्ट ईयर सर। आपकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर ड्यू है 50 एयरक्राफ्ट की। ये मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ। ये मजीद राफेल खरीद रहे हैं तो they are trying to approach Russia by Su-57s, but I do not think कि जब तक ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होगी ये कोई भी डिलीवरी ले पाएंगे। India is an effects. India is an effects.
खैर थैंक यू सो मच एंडी भाई, अगवानियों की फिटी लगी है, आज हमने लंदन वालों की फिटी लगाई है, और आई थिंक पाकिस्तान आर्मी को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस कॉन्फ्लिक्ट में जो मतलब एक बफर जोन, एक रीजनेबल बफर जोन क्रिएट कर लेंगे। हमारे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने पनाह ली हुई है, हो सकता है मुराद सिंह जो काबुल में बैठा हुआ वो मिल जाए, तो आपका जो ना ऐसे जो सारे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन सबको रीच आउट करेंगे, इंगेज करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन के थ्रू। तो इंशाल्लाह ये है कि मुझे बहुत पॉजिटिव उम्मीद है, एंड आई एम वेरी, एंड इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप आई मस्ट से। फील्ड मार्शल साहब ने बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाई है। मैं इस पर पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो है, लोग कहते हैं ना जी मिलिट्री ने क्या किया, ये मिलिट्री इज्जत दिला रही पाकिस्तान है, की पॉलिटिकल लीडरशिप इररेलेवेंट है। इररिलेवेंट है। ये जो दिलवा रही है सब मिलिट्री दिलवा रही है। रोज़ हमारे बच्चे, हमारे जवान शहीद होते हैं फ्रंट पे, और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और मुझे बहुत खुशी है, यकीन करें आप, जब मैंने कल ये खबर सुनी रात को कि इट्स अबाउट टाइम दैट वी एवेंज द डेथ ऑफ आवर मार्टर्स। और अल्लाह ताला हमें एक, अगर उन्होंने एक हमारा शहीद किया है, ये 23 शहीद किए ना, आई डोंट थिंक हमें रुकना चाहिए जब तक ये नंबर 2000 पे ना हो, 23 के अगेंस्ट। फॉर एवरी वन सोल्जर, देखिए अमेरिकन का क्या है, उनका एक बंदा मरता है वो 100 मारते हैं आपके। हमें भी अपनी लाइफ क्वालिटी, अगर आप देखिए एक दानिश मार में भाई, कभी इसका 50, एक दूसरा एंगल भी है। दूसरी तरफ भी कलमा गो मुसलमान ही बैठे हुए हैं। नहीं, मगर जो खारिज जिन्होंने फैसला कर लिया है हम पे अटैक करने का, उनको तो मार सकते हैं। मैं कोई हाँ, वो जो अब आपके आपके मैं दुश्मन एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट आप जाएं। सिविलियन की बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये पाकिस्तान की पॉलिसी भी है जो आप सुन रहे होंगे सुबह से, कि हमारी कोई अगवानियों से लड़ाई नहीं है, हमारी कोई नहीं, सिविलियन से लड़ाई नहीं है, हमारी नॉन एनिमी कॉम्बैटेंट से लड़ाई नहीं है। मगर जो एनिमी कॉम्बैटेंट्स हैं, दे आर अ गुड नंबर, ठीक है, जो ये तश्कीलें बना बना के अपनी करने के लिए आते हैं, तो दे आर अ टारगेट। अब जाहिर बात है उसके साथ कुछ कोलेट्रल डैमेज हो जाए, क्योंकि ये लोग छुपते हैं, उनको अपने बच्चों के पीछे, इसके हमारी कैजुअलिटी ज्यादा होती है। आई थिंक अब उस पर सोचना नहीं चाहिए, दे शुड प्रेस द बटन एंड टेक केयर ऑफ इट। जब जंग होती है तो कोलेटरल डैमेज होता है, और वो नहीं कोलेटरल देखिए, डैमेज जो है वो भाई सब आप भी जगह ही जानते होता हैं है। सब जो हमारी मेजर कैजुअलिटीज हो रही है हमारे कमांडोज की, वो ये होता है, ये औरतों बच्चों के पीछे छुपे हुए होते हैं, इनको बचाने में आपकी ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हैं प्रॉक्सिमिटी में जाने की, क्लोज कॉम्बैट करने की, उसमें जारी बात है यू आर ऑलवेज एट अ हायर रिस्क। मगर अगर आप लॉन्ग रेंज से कॉम्बैट करें, जरूरत भी नहीं है ड्रोन्स वगैरह होने के बाद, तो उसमें जारी बात है कोलेटरल डैमेज होता है। तो अगर कुछ ने फैसला किया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ छुपूंगा, तो देन दे हैव टू पे द प्राइस। अगर ये तो, दानिश भाई, जिस वाकये की रिटेलिएशन ये अफगानियों ने दिखाई है ना इस वक्त, उसके अंदर भी ड्रोन्स ही इस्तेमाल हुए थे। मतलब बहुत अफवाहें फैलाई गई कि पाकिस्तानी जेट अफगानिस्तान में चले गए, ये हो गया, वो हो अगर गया। वो सुना वो हरामजादा बच गया उसमें, दोज वर ड्रोन अटैक्स। मैं कल सुना वो हरामजादा बच गया उस अटैक में, राइट, जिस पे किया था। कुछ सोर्सेस कहती हैं मर गया है, कुछ सोर्सेस कहती हैं जिंदा है। जी। तो आई डोंट नो, मगर हाँ, अगर जिंदा है तो उसको दोबारा ढूंढ के मारा जाएगा। ढूंढ रहे हो, अब तो और करीब आ गए, कोई मसला ही नहीं। तो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू फॉर हैविंग मी दानिश। और अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन हो जरूर बताइएगा, हम आपको अपडेट रखेंगे। और अगेन मैं आखिरी बात ये कहूँ, मेरा मकसद आपको अपडेट इसलिए करना है, दो वजूहत, एक आपको पता होना चाहिए, और कल आपके पास बहाना नहीं हो कि हमें बताया नहीं था। तो इसीलिए दानिश शादी को जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और जय हिंद। थैंक यू।